हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आया हूँ, एलोकेटिव एफिशिएंसी वर्सेस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि माइक्रो का थोड़ा हाई फाई टॉपिक है। तो परफेक्ट कंपटीशन is regarded as ideal market form as it ensures maximum social welfare। जब भी परफेक्ट कंपटीशन होता है तो ये एक आइडियल मार्केट है जिसमें सोशल वेलफेयर सबसे ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज अचीव्ड इन लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। अगर लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव मार्केट है तभी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को हासिल किया जा सकता है। देर आर टू डिफरेंट नोशंस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी को दो फर्दर टॉपिक्स में डिस्कस किया जा सकता है, जो कि है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज इंटरप्रेटेड एज प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट विद लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि आप लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन से कोई भी दो गुड्स का कम्बिनेशन बना सकें, उसे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन ब्रॉडर टर्म as the resource allocation among the commodities in accordance with the preference of the consumer which maximizes their satisfaction। तो allocative efficiency में भी हम ये कह सकते हैं कि दो commodities का इस हिसाब से allocation करें ताकि consumer की maximum satisfaction हो। In perfectly competitive equilibrium in the long run, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में तभी अचीव किया जा सकता है व्हेन बोथ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसीज, मतलब प्रोडक्टिव एज वेल एज एलोकेटिव एफिशिएंसी आप अटेन कर लेते हो, तभी माना जाएगा कि आपने इकोनॉमिक एफिशिएंसी अटेन कर ली है परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की हेडिंग बनाइए, इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। In the long run equilibrium of a competitive industry, price must be equal to minimum of LAC curve। अगर प्राइस और मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बराबर है तभी हम कह सकते हैं कि उस सिचुएशन में काफ़ी फायदा है। So that no economic profit or losses are made by the firm operating under the competitive condition. Besides, price must be equal to marginal cost, long run marginal cost। ये काफ़ी मतलब मानी हुई कहावत है कि P should be equal to LMC in the long run। The fulfillment of these conditions, that is P is equals to LAC at its lowest and P is equals to LMC। अब होता कैसे है कि जैसे ये है, ठीक है, जो ये एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, तो ये होगी आपकी एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में और ये होगी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इसको यहाँ से कट कर रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P इज इक्वल्स टू LAC इज इक्वल्स टू LMC। ये सारे के सारे हो गए ना। तो उसके बाद क्या होता है, अगर हम इन सारी चीज़ों को टुगेदर लें, टुगेदर इंश्योर्स दैट द फर्म इन द लॉन्ग रन विल बी ऑपरेटिंग एट मिनिमम पॉसिबल LAC। तो जब भी कोई भी कंपनी मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर ऑपरेट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। दिस इज बिकॉज इक्वालिटी ऑफ MC एंड AC कैन एक्रू ओनली एट द मिनिमम ऑफ LAC। AC और MC सिर्फ मिनिमम ऑफ LAC पे ही होंगे, ठीक है। नाउ द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट द मिनिमम ऑफ LAC रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी है। नेक्स्ट, इट मे फर्दर बी नोटेड दैट at the minimum of LAC, each firm under perfectly competitive condition will operate at the optimum level utilizing its full productive capacity and thus making full and efficient use of scarce resources। अगर कोई भी कंपनी लोएस्ट ऑफ LAC पे काम कर रही है तो मतलब हर एक कंपनी अपना फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है और एलोकेशन अच्छी कर रही है, तो तभी हम कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को कंपनियों ने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आ जाती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। बोल बोल के गला बैठ गया, चलो शुरू करते हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन द सेंस of allocation of resources which maximizes the satisfaction of consumer is also achieved in a competitive equilibrium because of P is equals to MC under the perfectly competitive economy या perfect competition as one of the condition of the long run equilibrium। तो ये कहना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में कि allocative efficiency जो कंज्यूमर है उसके हिसाब से भी ली जा सकती है, जब कंज्यूमर जो भी अपने पैसे खर्चेगा गुड्स के ऊपर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, और P इज इक्वल टू MC मतलब प्राइस और मार्जिन कॉस्ट बराबर होने चाहिए लॉन्ग रन में। द प्राइस पेड
मे बी इंटरप्रेटेड एज मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी आप प्राइस पे करते हो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो किसके बराबर होते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी के। अगर आपने यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ा है छोटे होते, तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अगर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है तो ही इक्विलिब्रियम होता था ना, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है तो। विच द कंज्यूमर्स डिजायर्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट। अब कोई भी कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो वो ये तो डिज़ायर करेगा कि जितने मैं पैसे दे रहा हूँ उतना कम से कम मुझे यूटिलिटी तो मिले। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्राइस। कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा फायदा तभी होगा जब जितना कॉस्टिंग पड़ रही है उस चीज़ की बनाने में उतना ही वो प्राइस दे रहा है। इफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एवरेज कॉस्टिंग नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग पड़ रही है जो, ठीक है। इफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स शॉर्ट ऑफ द इक्वालिटी बिटवीन MC एंड P, अगर आउटपुट कम बन रहा है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जहां इक्वल है उससे कम माल बन रहा है, देन इट वुड इम्प्लाई दैट मैक्सिमम वेलफेयर इज नॉट अचीव्ड एंड द आउटपुट ऑफ द गुड शुड बी इंक्रीज एट द लेवल वेयर P इज इक्वल टू MC। अगर प्राइस और MC जहां बराबर है उससे कम आउटपुट बन रही है तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। आउटपुट को वहां तक बढ़ाना चाहिए जहां पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट बराबर आ जाए, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल कॉस्ट। द एलोकेटिव एफिशिएंसी एंश्योरिंग द मैक्सिमम वेलफेयर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसको कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली डायग्राम बनाया, DD इज द डिमांड कर्व, SS इज द सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व को यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी से भी डिनोट करते हैं और सप्लाई को मार्जिनल कॉस्ट से भी डिनोट करते हैं। दोनों ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब ये जो प्राइस के ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन है इसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं क्योंकि यूटिलिटी से नीचे और प्राइस के ऊपर वाला पार्ट आ गया। और प्राइस के नीचे और कॉस्टिंग के ऊपर जो सप्लाई कर्व के ऊपर येलो एरिया है उसे प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। तो इसको मैंने सिंपली डायग्राम में हल्का फुल्का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। इन द गिवन फिगर DD इज द डिमांड कर्व which reflects marginal utility of the product और willingness to pay as the consumer consumes। जैसे जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा गुड को, वो कितना देना चाहता है, ठीक है। और नेक्स्ट SS इज द सप्लाई कर्व ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज बीन derived from the horizontal addition of marginal cost। marginal cost curves को अगर horizontally add करेंगे तो हमें supply curve मिल जाएगी and therefore it shows the marginal cost of the product। it may be noted that the consumer surplus which shows the satisfaction obtained by consumer is maximized at a point of OQE because इस पॉइंट पे क्या है, डिमांड और सप्लाई बराबर है और ये जो OPE है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और दोनों इस लेवल पे कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आर मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस इज डिटर्मिन्ड। प्राइस कहाँ पे डिटर्मिन होता है? जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एंड E is the point of equilibrium, OPE is the equilibrium price and OQE is the equilibrium quantity. At this level, consumer and producer surplus will be maximum. Any level of output which is lower or greater than OPE or OQE will mean reduction in the consumer and producer surplus। मतलब अगर इस क्वांटिटी से इधर उधर कहीं जाते हो, मतलब इधर या इधर कहीं जाते हो या फिर प्राइस से इधर उधर कहीं शिफ्ट करते हो तो कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम नहीं होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन रिसोर्स एलोकेशन और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें क्या है, लेट अस नाउ मूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम एनालिसिस टू जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, दैट इज एक्स गुड एंड वाई गुड। अब हम एक से ज्यादा गुड ले रहे हैं। लेट अस एज्यूम दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रीवेल्स इन बोथ द प्रोडक्शन एज वेल एज सेल ऑफ गुड ऑफ जो एक्स एंड वाई गुड है उनकी प्रोडक्शन एंड सेल में दोनों में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एंड अनदर गुड जो हमने एक्स गुड के लिए लिया है PX इज इक्वल्स टू MCX, मतलब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए एक्स गुड के लिए, और वाई गुड के लिए भी ये होना चाहिए, प्राइस ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। द रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज इज MCX divided by MCY which is equal to marginal rate of transformation of X and Y। ये marginal rate of transformation क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जो स्लोप है उससे हम कहते हैं। बिटवीन द गुड्स, ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एंड वाई है ये क्या मेजर करती है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। नेक्स्ट हम चलते हैं, दस इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स व्हेन marginal rate of transformation of x good and y good is equal to price of x by price of y। सिंपल वर्ड्स में जब भी जो
प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, दो गुड्स के प्राइस हैं उनकी रेशो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर होगी, तभी हम ये इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। और अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब एम आर एस एक्स वाई मतलब इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई होती है। तो अगर जनरल इक्विलिब्रियम करें तो जनरल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप ये क्या है, आई सी की स्लोप, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एम आर एस एक्स वाई क्या होती है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और एम आर टी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की स्लोप होती है। जब ये स्लोपें आपस में बराबर हो जाएंगी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, तब जनरल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर at which they maximize their profit is also the product combination जिसमें कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन एंड वेलफेयर मैक्सिमम करेगा। ठीक है, अगर आपने इसके नोट्स बनाने तो पॉज करके साथ साथ आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें ये जो टीटी कर्व है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपीसी है, और ये जो ग्रीन कलर की कर्व्स हैं ये इंडिफरेंस कर्व्स हैं, और आपस में ये इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट होती है और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट होती है जहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम नहीं है। जनरल इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इस जगह पे कंज्यूमर की स्लोप और जो प्रोडक्शन पीपीसी कर्व है इसकी स्लोप जो है वो बराबर है। तो ये कंडीशन है जो आपने हमेशा याद रखनी है। इन द गिवन फिगर वही लिखा हुआ है, टीटी कर्व इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, IC 1, 2 and 3 are the indifference curves representing the preferences of the consumers between the commodities. Point E, ये जो point E है ये मेन है। Point E on PPC oblique PTC is the tangent to IC2, IC2 को tangent है ना यहाँ पे, and it is at point E that the competitive equilibrium is reached under the perfect competition, because at point E point पे क्या है, ये condition जो पहले बताई थी वो satisfy हो रही है ना, कि जो slope of product transformation curve or production possibility curve is equals to the slope of indifference curve, which is equals to the ratio of price of x and price of y. Then welfare of both the consumers and the producers will be maximum at OX units of y, OX units of y and OY units of y good. ठीक है, OX units of x good and OY units of y good. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा लेंथी था मगर चलो हायर लेवल की इकोनॉमिक्स में ये काफ़ी चाहिए होता है, तो ऐसे टॉपिक मैं आपके साथ लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।